सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू अवर मीटिंग्स एंड ऑल. तो अपना अभी का प्लान ऐसा है कि हमारे साथ अभी हमने जो मतलब एक्टिविटीज प्लान किया है, तो एक्टिविटी का बेसिक प्लान ऐसा है कि इनिशियली वी हैव इनवाइटेड वन ऑफ आवर पास आउट स्टूडेंट्स. लगभग लगभग सारे लोग सार्थक को तो जानते ही होंगे. सार्थक इज हियर विद अस. ठीक है. और काफी सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता भी है. हमारा ही यहाँ से पास आउट हुआ है और एम ऐसे है कि उसको किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आगे काम करना है. तो हमने ऐसा सोचा कि जो अच्छे अच्छे फैकल्टीज और स्टूडेंट्स हैं जो कि इस मैटर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे ला के और एक ग्रुप डिस्कशन जैसा. सी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन. यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें सारे के सारे अपने आप में मेहनतू लोग हैं, एक्सपर्ट हैं. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ए वन वे कम्युनिकेशन. तो उसका थोड़ा आप लोग सब लोग ध्यान में रखेंगे. If you people can also contribute, you are most welcome. ठीक है. तो आप लोगों को कंट्रीब्यूट अगर करना है तो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं. हम उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करके प्लान कर लेंगे. आज की शुरुआत जो है, द बिगिनिंग फॉर टुडेज लेक्चर इज गोइंग टू बी डन बाय सार्थक. ठीक है. और उसके बारे में मैं वैसे कुछ चीज़ें जो हमको ज़्यादा प्राउड फील होती है वो कि हमारा ही स्टूडेंट है और दूसरा उसने जेस्ट की एग्ज़ाम 2019 में दी है और जेस्ट की एग्ज़ाम क्लियर भी की है. ठीक है. तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का, क्लियर करने का दोनों का एक्सपीरियंस है. ठीक है. तो व्हाट आई वुड डू इज, आज का प्लान वैसे तो हमने ऐसा रखा है कि आज क्योंकि पहले सेशन में पहली बार मिल रहे हैं, तो टुडेज प्लान फॉर द फर्स्ट सेशन इज दैट वी वुड लाइक टू, वैसे मैंने आउटलाइन तो भेजा ही था सबको. तो आज पहले एक बार सिस्टम्स और उसका बेनिफिट्स वगैरह सब समझ लेते हैं. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से वैसे एक ब्रीफ प्लान में आप लोगों को बता देता हूँ कि कंट्रीब्यूशन में सार्थक इज गोइंग टू इनिशियली लुक आउट द क्लासिकल मैकेनिक्स सेक्शन. उसको क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत पसंद है. तो ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. यश, वो भी हमारा बच्चा है और वो भी हमारे साथ काम करता है. तो यश इज गोइंग टू लुक आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. और मीटिंग में हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मतलब फेवरेट हमारे तेजस सर भी है. तो तेजस सर ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि ही विल लुक आफ्टर मैथमेटिकल फिजिक्स. वो और उनके दोस्त, जैसे तेजस सर काफी उनके दोस्त की प्रशंसा करते हैं. ही हैज अ वेरी गुड फ्रेंड विजय पटेल करके हैं. तो दे विल एनलाइटन अस ऑन मैथमेटिकल फिजिक्स. तो इस तरह से अभी ब्रॉड आउटलाइन ऐसा सेट किया है कि हर मतलब एक बंदा हर किसी चीज पे फोकस करेगा तो हो नहीं पाएगा. तो हमारा अभी का प्लान ऐसा है कि लेट एवरीबडी फोकस ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट, देयर स्पेशल सब्जेक्ट्स. सबकी अपनी अपनी पसंद है. तो उसमें सब अपना अपना एफर्ट लगा के एंड एवरीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है. और ये जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, वी विल बी रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग्स and these meetings will be put on the YouTube channel in a private manner. आप लोगों को WhatsApp ग्रुप में लिंक भेजूंगा मैं, but only those who have the link will be able to see that. हम ये कोई मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखना चाहते, बट क्योंकि आप लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, कभी कुछ मिस कर जाते हैं, तो वी वुड ऑलवेज लाइक कि आप लोग को अगर पुराना कुछ रेफर करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड ऑन द बैकग्राउंड. रेगुलरली अगर कोई यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कुछ नोट्स मटेरियल बना के या कुछ एक्सपर्ट टॉक दे के, कुछ भी करके, तो एवरीबडी इज वेलकम. ठीक है. देयर इज नो बायस ऑन एनीबडी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एक्टिविटी. ऑलराइट. तो विद दिस छोटा सा इंट्रोडक्शन, और हाँ, टाइम टू टाइम हम डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे. आपके जो भी फीडबैक है वो आप लोग हमको जरूर बताएं. ओके. तो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन, सार्थक के बारे में मैं जितना बताऊँ उतना कम है, बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हमारी चर्चा चालू हो रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के
एक्सपीरियंस सार्थक के अच्छे हैं, तो अभी मैं सार्थक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ही विल शेयर प्रेजेंटेशन। उसमें इनिशियल इंट्रोडक्शन का अपना जो आज का आउटलाइन है उस पर उसने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, विल शेयर इट विद अस एंड ही विल टॉक अबाउट द आउटलाइन। आज का जो हमने आउटलाइन तय किया है उस पर सार्थक अभी आगे डिस्कस करेगा। ठीक है, तो सार्थक यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन नाउ। Okay, okay. Yes, sir. Thank you, sir. Is it audible to everyone? Yes, yes, you are audible, Sathak. Okay, thank you, sir. And Welcome. yes, so just a minute. हाँ, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड हमारा ही जो कॉलेज है वहाँ से लिया गया है। मेन पर्पस मतलब मुझे इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने का मुझे अगर इंस्पिरेशन मिला है तो वो स्टार्ट हुआ था जब मैंने जेस्ट क्लियर की। उसके बाद में मैं जहाँ जहाँ पर भी इंटरव्यू देने गया हूँ उसके बाद में मैंने जो एक डिफरेंस मैंने वहाँ पे देखा है, मतलब हर एक जगह पर मैं इंटरव्यू देने गया, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन किया है, तो उसी के रिगार्डिंग में मुझे ऐसा लगा कि ये कंट्रीब्यूशन जो भी होगा यहाँ पे, मैं जितना भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, एंड जो भी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा आज के इस प्रेजेंटेशन में। और मेन रीज़न ये है कि जहाँ पर भी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ वहाँ पे मतलब मेरा आशीष सर से जब इसके रिगार्डिंग में बात हुआ तब मैं भी उनको ये बोला कि एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे यहाँ अभी भी मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू आवर करियर, आई मीन व्हेन अ स्टूडेंट इज़ डूइंग बीएससी एंड एमएससी, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब गुजरात में अगर देखा जाए तो वहाँ थोड़ा एक एटमॉस्फेयर अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो मैंने सर से यही बात की है, मैंने सर ने बोला, मैंने उनको कहा कि यस आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग वट एवर आई कैन, एंड यस जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जूनियर्स है, मतलब जो भी अभी पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो लोग भी यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिले उनको और वो भी आगे कुछ एग्ज़ाम क्लियर करें। एंड जितने भी यहाँ मेरे मेरे भी सीनियर्स बहुत सारे यहाँ पे होंगे, तो जो सीनियर्स है वो भी जहाँ पे अच्छी जगह पे अभी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। यस, so as you all are known and familiar with the outline of today's talk, that ये जो जितना भी कितना टाइप्स का एग्जाम्स आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है हमारा पर्टिकुलर, यस मैं यहाँ पे जो फिजिक्स के रिलेटेड जो एग्जाम्स है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर वहाँ पे आगे कैसे प्रोसीड करना है, एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल टू अस इन फ्यूचर। लाइक अगर किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आगे उसका क्या क्या फ़ायदा है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, so yes, so you all are familiar with outlines, and I would like to start with first outline of our talk, and that is importance of competitive exams in better career option in physics. Yes, so first thing is कि if a student is planning to pursue PhD or postdocs, like if a student believes in higher education like PhD and postdocs, and then the things starts, right? कि अगर किसी ने मतलब हमने जैसे कि मेरी बात करूँ तो मैंने जब भी डिसाइड किया कि मुझे आगे पीएचडी करना है ना, देन पोस्ट डॉक, एंड देन आई वुड कम बैक टू द एकेडमिक्स करियर। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें सिलेक्शन ऑफ एरिया लेना है, लाइक कि कोई स्टूडेंट को या कोई भी पर्सन को आगे रिसर्च एरिया में जाना है या फिर एकेडमिक्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट एरियाज है जिस जो एग्जाम्स है उसके बेस पे हम आगे काम कर सकते हैं। One is academics and second is research. No doubt there are some areas like in public sector, in PSUs and all, and हम लोग वहाँ पे और जो भी इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स है वहाँ पर भी हम जा सकते हैं, एंड वहाँ पे लैब्स के अंदर कुछ कुछ जो R&D सेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी सारे स्टूडेंट्स को एंड सारे पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स को पता होगा कि एकेडमिक्स में अगर करियर बनाना है तो वहाँ पर उसके अंदर रिसर्च भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड देर आर सम टॉक्स एंड देर आर सम आई मीन से कि कुछ ऐसी बातें हो रही है कि यूजीसी के अंदर की आगे जाके इफ़ यू वांट टू टीच इन कॉलेज, अगर आपको कॉलेज टीचिंग करना है देन देयर मस्ट बी पीएचडी इन योर करियर, राइट। तो पीएचडी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो बन जाएगा एंड इवन अब स्टार्ट भी हो गया है धीरे धीरे हर जगह पे। सो बेसिकली एकेडमिक्स के अंदर रिसर्च का भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कि जब कोई पर्सन रिसर्च के लिए जाएगा या मतलब कोई इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का इनिशिएटिव होगा तो वहाँ पे फंडिंग्स का ज़रूरत पड़ेगा एंड उस फंडिंग्स के रिलेटेड ही मतलब उसके साथ ही हर एक रिसर्च का जो भी पर्टिकुलर जो जर्नी है वहीं से शुरू होता है, राइट। सो यस, two opportunities basically, fundamental opportunities academics and research and generally एक असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी अपना मतलब प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का जो पाथ रहता है वो सब लोग यहाँ पे फेमिलियर है, राइट। एंड बहुत सारा रिसर्च लैब्स एंड प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिना एडमिशन का एलिजिबिलिटी नहीं होता। वो सब लोग जानते हैं कि जैसे कि जो पर्टिकुलर नेशनलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, पीआरएल, हमारे जैसे गुजरात में बात करें तो अभी यहाँ पे हमने देखा है कि पीआरएल है, आईपीआर है, वहाँ पे हमें एडमिशन लेना है अगर पीएचडी के अंदर तो वहाँ पे हमें कोई भी नेट गेट जेस्ट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड यस, यहाँ ये दोनों जगह पे ऐसा भी होता है कभी कभी, मतलब जो बीएससी ग्रेजुएशन के बेस्ड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस्ड भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे रहता है। बट इफ़ यू वांट टू परस्यू पीएचडी देन यू मस्ट क्लियर दिस एग्जाम्स। इसमें से तीनों में से एक हो या दो हो या मल्टीपल, जो भी सो इतना एग्जाम्स क्लियर होना चाहिए, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि एग्ज़ाम्स का एक बेनिफिट वो भी है कि नॉट ओनली टू, ऐसा नहीं है कि हमें एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, ठीक है। एग्ज़ाम्स का एक जो मतलब बोल सकते हैं हम जो एकदम प्राइमरी जो इंटेंशन है वो बेसिक्स को इतना रिफॉर्म करना है हमें, और उसको इतना रिफॉर्म करना है कि हम जब एप्लीकेशन एरिया में हम जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बेसिक्स को अच्छी तरह से अप्लाई कर पाए, ठीक है। एंड सेकेंड बेनिफिट ऑफ दीज एग्जाम्स आर ऑफ कोर्स दैट इज फाइनेंशियल हेल्प टू ईच एंड ऑल स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे भी जितना जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम क्लियर किया है नेट गेट एग्ज़ाम्स, तो उनको बेनिफिट वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आगे जाके उनको रिसर्च फंडिंग भी अच्छा मिलता रहेगा, नेशनल एग्ज़ाम है तो रिसर्च फंडिंग भी अच्छा मिलता रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को रिसर्च फंडिंग रिलेटेड कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ओके। एंड अगर बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिट तो बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट का कंपनीज है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ओएनजीसी है, तो वहाँ पर जितना भी रिक्रूटमेंट्स आता है तो वहाँ पर भी गेट एग्जाम कैंडिडेट प्रीफर करते हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली ओएनजीसी, देयर आर सो मैनी इंडस्ट्रीज एंड so many energy industries, those are working in the field of energy related research, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गेट कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। सो एंड वन मोर फैक्टर इज कि आप अगर नेट गेट जेस्ट कोई भी एग्ज़ाम क्लियर है तो आपका जो रिज्यूम है, आगे करियर है, उसमें एक बोल सकते हैं कि एक पायोनियर सेट हो जाएगा कि हाँ दिस कैंडिडेट इज समथिंग क्लियर समथिंग सम एग्जाम एंड देन ही विल बी बेनिफिशियल टू इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च, राइट। तो एक चीज़ है। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आप
कोई भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो बहुत सारा ऐसा वैकेंसी जब आता है जहाँ पे सिर्फ मास्टर्स ही, आप पोस्ट ग्रेजुएशन ही दिया होगा, बट अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो वहाँ पर उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग कि हमारा एग्ज़ाम का कितना, मतलब कौन कौन से टाइप का एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल्स क्या रहता है, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा है, देन जो मतलब जिनका इतना जो मतलब जो सीनियर्स है, जो सीनियर स्टूडेंट्स है केएसवी के, उनको तो सारा चीज़ नॉलेज होगा ही, बट द स्टूडेंट्स हु आर रिसेंटली एंटरिंग इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज graduation, they will keep this in mind and they can start the preparation from now, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो एग्ज़ाम्स है ना, उसका आप अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम जब वो डिस्कस करने ही वाले, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका प्रिपरेशन स्लो एंड स्टेडी वे में ज़रूरी है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे करना है बट स्टेडी एंड कंटिन्यूसली चलता रखना है उसको, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में 3 एग्ज़ाम्स है, जो बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अभी 3 एग्ज़ाम्स पर फोकस कर सकते हैं। One is IIT JAM, second is TIFR, and what I have mentioned that is IPHD means integrated PhD. तो integrated PhD मतलब MSc plus PhD है, राइट। तो स्पेसिफिक कैटेगरी होती है उसके अंदर, ठीक है। TIFR एंड जस्ट 2 एग्ज़ाम ऐसे है कि वहाँ पे वो दोनों स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब दोनों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड I mean 2 categories are there. First is integrated PhD category, and then second is PhD category. And in postgraduate exam, CSR, NET, GATE, JEST, TFR and SET. सेट एग्ज़ाम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट यस CSIR नेट। देखो अभी चीज़ क्या आता है कि MSc के बाद, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को, मतलब कोई भी स्टूडेंट को आगे PhD के लिए अपियर होना है, तो वहाँ पे जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाऊं तो मैं आपको बोलूँ तो मेरा एक टाइम ऐसा था जब, मतलब मैंने जैसे ही मैं पास आउट हुआ, MSc मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद में मैंने SVNIT में अप्लाई किया था। फिर मतलब बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अप्लाई किया था, नॉट ओनली नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, पर मैंने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था। तो वहाँ पे अगर आप देखो, वहाँ पे फिर क्या हुआ कि मैं MSc के बेस्ड अप्लाई कर रहा हूँ, देन आई कैन डू द PhD आइदर पार्ट टाइम और फुल टाइम। और पार्ट टाइम में तब कर सकता हूँ जब मेरे पास कोई जॉब हो वगैरह, तो क्या मेरा एक्स्ट्रा मतलब अर्निंग जो है वो वहाँ से चलता रहेगा। बट अगर फुल टाइम रिसर्च की बात करें, स्पेशली आई एम इंटरेस्टेड इन फुल टाइम रिसर्च, देन वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब हमको फेलोशिप वगैरह का भी सोचना पड़ता है। तो अगर हमारा CSIR नेट और गेट क्लियर नहीं है तो फेलोशिप, CSIR नेट गेट का फेलोशिप जो है तो वो हर जगह पर अप्लाई होता है, लाइक इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, ठीक है। तो of course CSIR net and gate, these 2 exams are the most important exams in terms of रिसर्च करियर, राइट। ये दोनों एग्जाम में से कोई एग्जाम भी आपका क्लियर होगा तो आप कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर पाओगे, राइट। एंड फर्स्ट थिंग जो होता है वो एलिजिबिलिटी में यही होता है, CSIR नेट एंड गेट। वो सबको पता है कि हाँ ये चीज़ रहता है कि कोई भी जगह पे अगर हमें फुल टाइम रिसर्च करना है विथ इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, तो वहाँ पे CSIR नेट एंड गेट क्लियर करना ज़रूरी है। जेस्ट इज एग्ज़ाम कि मतलब वो एग्ज़ाम ऐसा है कि वहाँ पे उसका 27 पार्टिसिपेटेड इंस्टीट्यूट्स है। आई गेस दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 2019, आई गेस अभी तो शायद 27 से ज़्यादा बढ़ गए होंगे, मे बी 30 इंस्टीट्यूट्स है। तो जेस्ट के बेस पर आप ये जो एग्ज़ाम्स है, मतलब जो पार्टिसिपेटेड इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं इन PhD।
एज वेल एज मतलब वहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD का भी ऑप्शन है. ओके. एंड TIFR स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. जो TIFR का टोटल 4 to 5 कैंपस है. ठीक है, एक बॉम्बे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, एंड आई गेस एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के लिए भी है, हैदराबाद में है एक और इंस्टीट्यूट, राइट. एंड TIFR ये एग्ज़ाम मतलब TIFR इज़ इंस्टीट्यूट एंड वो खुद एक अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं. एंड उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो डेफिनेटली जेस्ट के थ्रू भी होता है, गेट के थ्रू भी होता है और नेट के थ्रू भी होता है इन PhD. ठीक है. ओके. सो नाउ इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एग्जाम्स एंड सिलेबस, तो जनरली गेट का सिलेबस जो है वो हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के ओरिएंटेड रहता है वहाँ. एंड CSIR नेट का सिलेबस जो है वो इट्स वी कैन से दैट इज़ द मेन सिलेबस ऑफ फिजिक्स. ओके. अगर CSIR नेट का सिलेबस के उसको ओरिजिन में रख के हम प्रिपरेशन करते जाएंगे, देन आप समझ लो कि आप उसको कर दिया तो मतलब आपका सारा एग्जाम्स क्लियर होने लगेगा. इनिशियली क्या होता है, जैसे कि अभी मैं जो स्टेज पे हूँ, मतलब मेरा जस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद में कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. बट द थिंग इज कि जैसे जैसे हम CSIR नेट का सिलेबस और CSIR नेट के कट ऑफ के नज़दीक में पहुँचते जाएंगे, मतलब अभी मेरा 70-71 जितना आ रहा है, अगर जैसे भी वो 90, 100 जनरली GRF के लिए वहाँ पे 120 आता है ऑन एन एवरेज लास्ट 5 years का, एंड लेक्चरशिप के लिए वहाँ पे आता है 90 के अराउंड आता है. तो जैसे जैसे CSIR नेट का जो सिलेबस है उसको कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे सारे एग्जाम्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, राइट. एंड यस, जेस्ट एंड TIFR दोनों का जो क्वेश्चन पैटर्न्स, एग्जाम पैटर्न्स है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है. एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रॉब्लम इन जेस्ट एंड TIFR आर गुड, राइट. आई मीन मतलब वहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चंस आता है जो मतलब एटॉमिक मोलिकुलर फिजिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं अप्लाई होता होगा. ठीक है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सिंपल वन कंसेप्ट पर ही काम करेंगे, राइट. वो प्रॉब्लम जो होगा वो 2-3 कंसेप्ट को यूज़ करने के बाद सॉल्व होता होगा. ऐसा जेस्ट एंड TIFR का सिलेबस में होता है जनरली, राइट. And of course we are going to look at the exam patterns and the question patterns in the outline of exam pattern, right. तो वो भी हम देखेंगे बाद में कि क्या क्या कितने मार्क्स का कहाँ पे आता है, नेगेटिव सिस्टम है नहीं है वो सब. एंड ऑफ कोर्स सेट इज़ द एग्ज़ाम जो आपको मतलब स्टेट लेवल पे GPSC एग्ज़ाम के लिए, जो पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो GPSC का एग्ज़ाम आता है, उसके एलिजिबिलिटी के फॉर्म में आपको सेट एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है. ठीक है. एंड उसका कट ऑफ जनरली 140 to 170 के आसपास आता है, राइट. ओके. सो हाँ, अगर किसी को मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मतलब आई डोंट नो, यस, तो आप लोग चैट में या आप लोग माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन. And okay, so we go further. Okay, and दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वो खुद का वहाँ का इंस्टीट्यूशन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि IISc बेंगलोर है. ठीक है. वहाँ पे उनका खुद का इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम भी होता है. ये मैं जिस एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे ज़रूरी होता है, और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद वहाँ पे जाके उनका इंस्टीट्यूशनल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्लियर करना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, राइट. सेकेंड थिंग कि अगर कोई स्टूडेंट बोल सके कि कोई स्टूडेंट कोई जो भी यूनिवर्सिटी में से पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पे वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, देन उनको एक और मतलब एक और एग्ज़ाम आता है जिनको जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट करते हैं फॉर द इंस्पायर फेलोशिप एग्ज़ाम. ठीक है.
एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ देयर, जिन्होंने DST इंस्पायर फेलोशिप एग्ज़ाम क्लियर करके उन्होंने भावनगर CSIR में उनका PhD शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट है देन वो DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल है, और वो इंडिया का जितना भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जैसे भी वैकेंसी आता जाएगा, मतलब PhD, अगर मैं स्पेसिफिकली PhD के बारे में बात करूँ तो जो भी गाइड के अंदर आपको अप्लाई करना है उनके पास अगर वैकेंसी है DST इंस्पायर फेलो का, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन एंड एज वेल एज द रिस्पेक्टिव फैकल्टी, राइट, ऑफ कोर्स। ओके, सो अभी एक चीज़ है कि जितना, और दूसरा हाँ यस, कि अभी कंपटीशन इतना टफ रह गया है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा कि जब मैंने IIT बॉम्बे में अप्लाई किया था, देन ओके, मैंने IIT बॉम्बे, IPR, फिर आइजर बहरमपुर, आइजर पुणे एंड RR कैट इंदौर, ये जगह पे अप्लाई किया था। उसमें मैं 2-3 जगह पे नहीं जा पाया था क्योंकि दोनों का जो डेट्स था वो क्लैश हो रहा था, तो मेरे को IPR एंड आइजर बहरमपुर था, तो मैं आइजर बहरमपुर नहीं जा पाया था। IPR में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो वन इज मैं IIT बॉम्बे का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं जैसे भी IIT बॉम्बे में मैं इंटरव्यू के लिए मैं गया, I mean, जब वहाँ पे खुद का उनका एंट्रेंस टेस्ट भी रहता है, तो दिस इज वॉज फ्रॉम 2019 मे बी, आई गेस, यस 2019 इन December। तो वहाँ पे मैं जैसे एग्ज़ाम देने मतलब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपेयर होने गया, वहाँ पे मैंने देखा कि टोटल देर आर 1000 स्टूडेंट्स एंड 1000 स्टूडेंट्स मतलब वहाँ पे आए थे। एंड IIT बॉम्बे इज़ द स्पेशल IIT ऑफ इंडिया, लाइक मतलब देखो, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट एंड कुछ कुछ IIT ऐसा है जिनका अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली बोला होता है कि आपका अगर रैंक इतने से इतना रेंज में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट IIT बॉम्बे इज़ ओपन फॉर ऑल, राइट। वो लोग मतलब IIT बॉम्बे के अंदर आप में ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका ये रैंक है तो मतलब आप नहीं दे सकते। जैसे कि IIC बेंगलोर में है, IIC बेंगलोर में टॉप 100 स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, राइट, जनरली। फिर एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस, आई मीन ऑर्गेनाइज बाय TIFR, मतलब ICTS है बेसिकली, थियोरेटिकल साइंस के लिए इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया है, कुछ टॉप 50 या टॉप 50 वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नेट गेट के जो टॉप 50 रैंक वाला है वही अप्लाई कर सकते हैं। PRM में जैसे है टॉप 200 रैंक, जस्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो वैसा मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जिनका वहाँ पे उनका खुद का रूल्स होता है, और बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रैंक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो IIT बॉम्बे में वहाँ पे गया तो वहाँ पे टोटल 1000 पीपल थे। देन 1000 का टेस्ट हुआ, और उसके बाद में टेस्ट में जिन्होंने क्लियर किया, टेस्ट में 1000 में से मे बी 112 को सिलेक्ट किया उन्होंने, 100 आई नो आई गेस 112 to 120। तो मैं 112 में तो आ गया, बट देन इन जो उसके बाद का जो राउंड था वो था इंटरव्यू 1, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा पैनल रहता है, इंटरव्यू 1, राउंड 1, एंड देन इंटरव्यू 1 के बाद मैं इंटरव्यू 2 में नहीं जा पाया, ओके। तो वहाँ पे मैंने जो कल्चर देखा, मैं ये मतलब वहाँ से मुझे पता चला कि फ्रॉम आउटसाइड ऑफ गुजरात देर आर स्टूडेंट्स हु क्लियर ऑल द एग्जाम्स, मतलब ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मतलब 2-3 एग्जाम्स क्लियर किया और वहाँ पे आए हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मतलब 2-3 एग्जाम्स क्लियर किया, बट वहाँ पे जाके स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं आ पाए, मतलब जो वो 112 स्टूडेंट्स का लिस्ट डिक्लेयर हुआ वहाँ पे नहीं आ पाए। तो ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स है कि जिनको ये फेस करना पड़ रहा है। हाँ, ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जो लास्ट हमारा जो आउटलाइन है उसके अंदर। बट इन शॉर्ट, द इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर मतलब
अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर भी है बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करो या ना करो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। और वहाँ का भी ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न्स रहता है, राइट। ओके, ठीक है। ओके, सो आई होप देयर आर नो क्वेश्चंस। Okay, examination patterns. So of course, uh, let's say CSI और नेट, एंड नेट CSI नेट के अंदर टोटल मतलब बोल सकते हैं कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, राइट। एंड उसमें से फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए जो है वहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ फॉर जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट ए मतलब जनरल एप्टीट्यूड ही आप बोल सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मतलब जो जनरली बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंकिंग है एंड वगैरह है, तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। और वो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन आपको आंसर देना ही है, ठीक है। 20 में से 15 का आंसर देना है। अगर आप नहीं दे रहे हो देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आप मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना है। देन पार्ट बी जो है दैट इज कोर फिजिक्स पार्ट, राइट। एंड कोर फिजिक्स पार्ट में जनरली टोटल 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन ऑफ 3.5 मार्क्स एंड टोटल 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। एंड यस, सो देखो पार्ट बी जो है वहाँ पे जो सिलेबस आप CSI नेट का सिलेबस आप आराम से जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि पार्ट बी इज़ द बेसिक कोर फिजिक्स, राइट। एंड पार्ट सी जो है वो एडवांस फिजिक्स पे काम करेगा, ठीक है। एंड टोटल 30 क्वेश्चन है पार्ट सी में, राइट। सॉरी, पार्ट सी के अंदर टोटल आपको 100 मार्क्स का आएगा, ईच क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड टोटल 20 क्वेश्चन है, राइट। एंड यस, 20 क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही है, राइट। सो एक पैटर्न है जनरली। हाँ, CSI नेट का प्रिपरेशन में एक चीज़ क्या रहता है कि कुछ स्टूडेंट, मतलब मैं भी खुद ऐसा एक एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि कभी कभी ये होता है कि हम लोग कोई एक दो सब्जेक्ट या दो तीन सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये दो तीन सब्जेक्ट पर मैं क्लियर, मतलब जैसे कि मान लो जो फिजिक्स के जो किंग्स है, किंग्स ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं, तो क्लासिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, क्वांटम है, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स ED, ठीक है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है वहाँ पर ही हम फोकस करेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि पार्ट सी के अंदर, देखो पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन का आंसर इफ़ यू आर श्योर देन टेक, अदरवाइज डोंट टेक इट, राइट। सो ये एक मेथोडोलॉजी रहता है, मतलब हर कोई, आप जितना भी ट्यूटोरियल यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली जो भी ट्यूटर्स है, जो भी एक्सपर्ट्स है, वो लोग बोलते हैं कि पार्ट सी में अगर आप श्योर हो तो आप टिक कीजिए, अदरवाइज उसको जाने दीजिए। एंड हार्डली जो ऐसा भी होता है कि अगर आप 20 ये टोटल 20 क्वेश्चन में से आपने पाँच क्वेश्चन भी अच्छे दे दिए, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, तो भी आपका अच्छा स्कोर बन सकता है, राइट। क्योंकि पार्ट सी वो एक्यूमुलेट हो जाएगा पार्ट बी एंड पार्ट ए के परफॉर्मेंस में, राइट। एंड यस, मल्टीपल सब, देखो 3-4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करोगे, नो डाउट आपका स्ट्रेंथ बनेगा, वहाँ पे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर, अगर कभी ऐसा डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन पेपर आ गया कि जहाँ पे थोड़ा टफ पेपर निकला हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, तो टफ पेपर निकलेगा उस टाइम पे, तो वहाँ पे आपको आप कभी कभी ऐसा होता है कि 3 या 4 सब्जेक्ट के बेस्ड आप CSI नेट के जो मार्क्स है, जो टोटल कट ऑफ है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी रखना है कि जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, वो भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो वहाँ पे इजी रहता है थोड़ा, राइट, कंपेरेटिव टू क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स एंड पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। एंड तो वो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ही पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, वहाँ पर भी आप स्कोर लगा सकते हो ठीक से,
राइट। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप CSI नेट के CSI नेट को ओरिजिन में रख के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको और सारा मतलब क्वेश्चंस जो है उसको ठीक से क्वेश्चन पैटर्न को समझना है कि हर बार, जैसे कि मैंने जितना एनालाइज किया है पैटर्न को CSI नेट के अंदर, ऑलमोस्ट क्लासिकल जो होता है वो 30 to 35 मार्क्स का आता है, फिर क्वांटम अप टू 40 मार्क्स का आता है, फिर ED जो है वो भी 40 to 45 आता है, एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कुछ 20-25 मार्क्स का रहता है। एंड नो डाउट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। बट ये जो 4 सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखना है, 4-5 सब्जेक्ट को, और साथ साथ में थोड़ा बहुत जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि उसको बैकअप में रख के चलना है, राइट। सो यस, नेट का स्ट्रेटेजी यही रहेगा, राइट, कि मतलब पैटर्न को समझो पहले कि पैटर्न क्या है। वैसे हर एक एग्जाम के पैटर्न को समझना है। फिर अभी जैसे कि नेक्स्ट कोई भी अपन एग्जाम ले ले, मान लो गेट एग्जाम ले ले, तो गेट एग्जाम में 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, 85 मार्क्स का टोटल कोर फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, राइट। तो कुछ 15 मार्क्स का जो आता है मतलब MCQ, वो 1 और 2 मार्क्स का होता है, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 एंड 2/3 रहेगा, ठीक है, गेट के अंदर। एंड जो फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन रहता है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, तो वो भी 1 और 2। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, राइट। आपको ऑप्शंस नहीं देना है, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ जो भी कंडीशन के हिसाब से आपको बोला है उस हिसाब से आपको टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट देना है, राइट। यस, गेट एग्जाम्स, अरे गेट एग्जाम जो है वो IITs का अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है, राइट। एंड यू ऑल गाइज आर वेरी मच फेमिलियर विथ दैट IITs NITs में फंडिंग, रिसर्च फंडिंग जो है वो अच्छा रहता है, तो आपका जो आगे का रिसर्च करियर है वो भी एक स्मूथ वे में चलेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट देन जेस्ट है। सो जेस्ट में बेसिकली यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट जेस्ट के अंदर टोटल पार्ट ए में एक बार आप फिर से मतलब नया जो भी सिस्टम है एक बार देख लीजिए, मुझे जो पुराना याद है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। पार्ट ए में कुछ 15 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, एंड पार्ट सी में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, राइट। सो टोटल 50 क्वेश्चन है पार्ट जेस्ट के एग्जाम में। एंड पार्ट ए में अगर आप सही आंसर दे दो देन 3 मार्क्स, पार्ट बी में 3 मार्क्स, पार्ट सी में 1 मार्क, राइट। और ये सारा चीज़ बेसिकली आपको मतलब इंटरनेट पे इजीली मिलेगा, ये सो मेरे को ये इतना आपको मतलब एम्फेसाइज करने का ज़रूरत नहीं है। एंड नेगेटिव मार्क्स इज -1 एंड -1/3, सो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट, क्वेश्चन पेपर होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको कट ऑफ के लिए चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 36। जनरली मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से लास्ट 5 to 7 ईयर्स का जो एग्जाम्स था उसका कट ऑफ जनरली 30 to 36 के बीच में आया है, ओके। एंड गेट का भी मतलब गेट का भी 26 से लेके 35-40 तक इसके बीच में रहता है कट ऑफ, राइट। सो यस, और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आपको जो काम करना है वो आपका एक्यूरेसी बढ़ाने का काम करना है, ठीक है। कि आप जितना भी एग्ज़ाम्स टोटल मतलब जितना भी एग्ज़ाम्स आप वेरियस एग्ज़ाम्स को स्टडी करोगे, वहाँ पे आपको जितना भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आप में उसमें से कितने सही हो जा रहे हो उसका एक्यूरेसी बढ़ाना है, बस उसी पे काम करना है कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। जब ऐसा टाइम आएगा फॉर पर्टिकुलर एग्जाम आपका एक्यूरेसी 80% हो जाएगा, 70 to 80%, तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का चांसेस बढ़ जाता है वहाँ पे, राइट। सो यस, सो एक्यूरेसी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी मस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर क्लियरिंग एग्जाम, राइट। एंड देखो TIFR का जो सिलेबस है वो पर्टिकुलरली जेस्ट के ओरिएंटेड ही है, जेस्ट के जैसा ही है उसका सिलेबस, जेस्ट एंड गेट के जैसा, ठीक है। बट
TIFR का और IIT जैम का जितना भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मतलब जो BSc परस्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनके लिए मैं अगर बात करूँ तो स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड PhD कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो TIFR एंड IIT जैम का इंटीग्रेटेड PhD कैटेगरी में जो एग्ज़ाम रहता है वो जनरली ग्रेजुएट फिजिक्स, मतलब जो अपना BSc का जो फिजिक्स है वो, एंड 11th-12th का बेसिक्स, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, तो वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, राइट। एंड अगर किसी ने 11th-12th में HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय HC वर्मा सॉल्व किया है, देन उनका ये एग्ज़ाम क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है एंड ईजिली हो जाता है, मतलब उनको कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, रेदर देन मतलब आपको सिर्फ वहाँ पे फिर आपका ग्रेजुएशन का जो फिजिक्स है BSc का FY SY का वो ही देखना पड़ेगा, राइट। सो TIFR एंड IIT जैम, ठीक है, दोनों का जो पैटर्न है वो सिमिलर रहेगा, ठीक है, बट हाँ मैं जो कोर्स पैटर्न की बात कर रहा हूँ उसका बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको MCQ, MSQ एंड NAT 3 टाइप का क्वेश्चंस देना पड़ेगा IIT जैम में, ठीक है। एंड IIT जैम का बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप अगर FY से शुरू कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपका अगर IIT मतलब अगर आपका BSc जो फिज़िक्स है, BSc का जो फिज़िक्स है वो आपका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर है, देन आपको मैक्स टू मैक्स 8 मंथ्स का ज़रूरत है, 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 मंथ्स चाहिए आपको, और 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपने शुरू कर दिया, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन शुरू किया कि लाइक मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे एंड देन वही कंसिस्टेंसी आपका 8 मंथ्स तक कंटिन्यू हो रहा है, देन यू वोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज, राइट, कि तब आपको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जाए, राइट। ओके, सो यस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, देखो एक चीज़ मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, नॉट ओनली नेट गेट जेस TIFR और GSET एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको आप हमें क्लियर करना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम सब जानते हैं, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न्स। तो थोड़ा बहुत टाइम जो है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का जो टाइम है उसमें थोड़ा बहुत शुरुआत का जो टाइम है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए कि आप सिलेबस को ठीक से समझिए, फिर उसका जो लास्ट 5-10 ईयर्स का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है, वहाँ पे देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट पर कौन सा एग्जाम में पर्टिकुलर वेटेज दिया गया है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि CSIR नेट के अंदर जनरली ED का 40 to 45 मार्क्स है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का इतना मार्क्स है, क्वांटम का इतना है, तो थोड़ा वो स्टडी करके रखिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी वेटेज है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, लाइक आपका जैसे जैसे आशीष सर ने बताया कि मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब जो मेरा ज़्यादा मतलब मुझे जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट वो क्लासिकल फिजिक्स अच्छा लगता है, ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छा लगता है, राइट। तो सबसे पहले आप अपना जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड कीजिए, वहाँ पे आपको पता होगा कि आप कौन से टाइप के मतलब कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर पाते हो या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है। जैसे मैं अपना बोलूँ तो मेरा ऑप्टिक्स जो है मेरा वीकनेस है, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से पहले अपना स्ट्रेंथ प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में जैसे जैसे स्ट्रेंथ प्रिपेयर करते जाओगे, जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा तब आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होता जाएगा, उसके बाद में आपको अपना वीकनेस पर भी ध्यान देना है कि हाँ चलो भाई मेरा ऑप्टिक्स है तो फिर मैं क्या करूँगा, ऑप्टिक्स के लिए जो भी अच्छा बुक है, अच्छा रेफरेंस बुक है तो उसको मैं रिफ़र करूँगा और उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व करूँगा, राइट। तो सबसे पहले ज़रूर है पेपर पैटर्न एंड योर कंफर्ट जोन, ठीक है, जो आप जितना साल पढ़े हो वहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा कि आपका कौन सा चीज़ स्ट्रांग है और कौन सा चीज़ वीक है वो। सेकेंड थिंग इज कलेक्ट द लीस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बुक्स को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करना चाहूँगा। एक सेक्शन जो होगा आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बुक,
ठीक है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, राइट। जो बुक ऐसा है, मतलब आपको अगर आपको कोई थियरी, मान लो मेरे को लैग्रैंजियन फॉर्मुलेशन है वो मेरे को ठीक से पढ़ना है, तो मैं पहले वो बुक पर जाऊंगा कि जो बुक में अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छा दिया गया है, मतलब जो भी कंटेंट है वो अच्छा दिया गया है, तो वो बुक को मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। तो वो लिस्ट भी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात बताऊं तो पर्टिकुलरली गोल्डस्टीन बुक जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गोल्डस्टीन, दैट इज द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड, राइट। नो डाउट वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, ठीक है, बट दोज आर लेंदी प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेंदी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, राइट। एग्जाम्स में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जिसका वेटेज जितना है उसके हिसाब से पूछे जाते हैं। हाँ, अगर पेपर जब टफ निकला है तो बात अलग है चीज़, ठीक है। तो उसका ही एग्जाम्पल दूं तो फिर एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दूसरा बुक है, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स बाय जेसी उपाध्याय। तो जेसी उपाध्याय के अंदर बहुत ही अच्छे, मतलब वो बुक के अंदर बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स दिए गए, जो प्रॉब्लम्स, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी है कि उन्होंने ऐसा एक कलेक्शन किया है बुक के अंदर की जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछे गए, ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो पूछे गए वो भी वहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है, राइट। और मैथमेटिकल की बात करें तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एम एल बोज इज द बेस्ट, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट बाय एम एल बोज इज बेस्ट, बट टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गो फॉर एच के दास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स यू कैन यूज इन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, ओके। देन थर्ड इज क्रोनोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट्स। और ये मतलब ऐसा, ये एक पॉइंट को मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि दैट इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट आई गेस, बट मैथमेटिकल फिजिक्स की, जैसे कि हाँ एक चीज़ है कि अगर मतलब बोलते हैं कि अगर आप पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लो तो अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू ऑल नो कि आगे जाके मतलब सारा सब्जेक्ट्स में वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, मैथ्स के बिना फिजिक्स बोलते हैं ना अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ा जाए, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। अगर आपको मतलब फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स आता है देन यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, देन क्लासिकल मैकेनिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हाँ मतलब बाद में मतलब ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर तो डिसाइड नहीं कर सकते, दैट इज अप टू द स्टूडेंट एंड दैट इज अप टू अवर सेल्फ, राइट। सो यस, स्टडी प्लान, हाँ यही है, यही मैं बोलना चाहूँगा कि जर्नी ऑफ स्मॉल टारगेट्स, अपना टारगेट सेट करो, डेली वीकली टारगेट सेट करो, ठीक है। एंड एक दिन में आप 6 से 8 घंटे का मतलब दिमाग पे सोच के रखो कि हाँ मेरे को 6 to 8 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो भी आप मतलब टाइम टेबल वगैरह जो भी आपके लिए अभी बना रहे हो या जो भी सोच रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली गुड इफ़ यू कैन फॉलो, बट मेरे से तो नहीं होता था। बट एक चीज़ दिमाग में रखो कि मेरे को डेली और या वीकली बेस पर जो भी मैं सेट कर रहा हूँ, बस मुझे उसके नज़दीक पहुँचना है, ठीक है। अगर नहीं भी पहुँच पाओ तो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये जर्नी जो होगा ना, मतलब बोल रहा हूँ ना, जर्नी ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो ऐसा ही रहेगा कि अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेगा। कभी कोई दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप मोटिवेटेड रहोगे, कोई दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत ही डीमोटिवेटेड रहोगे। मतलब मान लो 10 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए, 10 में से 2 ही सॉल्व हुए तो आप बहुत डीमोटिवेटेड हो जाओगे। सो डोंट टेक इट टू सीरियसली, लाइक मतलब ये पार्ट है, समझ लो सबके साथ हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो एक चीज़ इसको भी ध्यान में रखना है, राइट। एंड मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स जनरली डू, आई डोंट नो मतलब ऑल एस्पिरेंट्स करते होंगे या नहीं, पर मैंने किया था, बहुत बड़ा मिस्टेक किया था। मतलब मैंने जब 2018 जून से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं ऐसा सोच के रखा कि जून टू अक्टूबर नवंबर तक मैं ओनली थ्योरीज को मतलब एक्सप्लोर करूँगा, समझूंगा अच्छी तरह से उसको, मतलब बोले डेरिवेशन जो भी अपनाता है वो सब कर देंगे। फिर उसके बाद में जो 3-4 महीने उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो हुआ क्या
कि मैं जैसे ही थ्योरीज एक्सप्लोर कर दिया, पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया, बट फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेके बैठा मैं, तो मेरे से एक भी प्रॉब्लम मतलब आसानी से नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूम कर रहा था। देन आई सडनली गॉट डीमोटिवेटेड लाइक। तो ये मेरी गलती थी। मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर रीडिंग अ थियरी, राइट, एक थियरी अभी आप समझ रहे हो, तो उसको फिर आप कंटिन्यूअसली मतलब देखो उसको, हाँ एक चीज़ ये भी रखना है कि कौन सी थियरी को कहाँ तक ले जाना है, दैट इज़ अप टू यू, राइट। अगर फिर विकिपीडिया पे देखोगे, देखते जाओगे मतलब थियरी को एक्सप्लोर करते जाओगे, तो वहाँ पे तो बहुत डेप्थ है। एंड आशीष सर मतलब हर बार बोलते हैं, मतलब सब, मतलब हमारे जितने भी टीचर्स है सब कुछ बोलते हैं, देखो फिजिक्स एक ओशन है, दरिया है, जितना डूबोगे वहाँ डूबते जाओगे, ठीक है। तो लिमिट पे भी रखना है कि कितना थियरी को कहाँ तक देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जितना देखते जाओगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होता जाएगा। एंड मैं एक बात को यहाँ पे ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि एग्जाम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही काम आता है, ठीक है, कितना भी थियरी आपने एक्सप्लोर किया क्यों ना हो, ओके। आपको थियरी आता होगा, आप प्रॉब्लम को देख के वो भी समझ जाओगे कि हाँ ये प्रॉब्लम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन का है, बट अगर आपने उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व किए, आपको फॉर्मूला भी पता है कि क्या करना है, बट कैसे यूज़ करना है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो मैंने ये गलती की थी। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि जो थियरी आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन मैंने पढ़ा, तो उसके बाद में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट कोई भी थियरी पढ़ता है उसके बाद में वो थियरी के रिलेटेड 50 to 60 प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हो इतना। और वो जो गूगल ड्राइव लिंक पे जो स्टडी मटेरियल मिलता है वहाँ पे आप देखोगे तो असाइनमेंट्स का मैं सर को भी वो फाइल भेज दूंगा, असाइनमेंट का एक फाइल है। तो वहाँ पे हर एक टॉपिक के रिलेटेड, जैसे कि मान लो वेक्टर एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस का पूरा असाइनमेंट्स है, मतलब एक दो असाइनमेंट, दो चार असाइनमेंट्स है, तो आप सॉल्व कर दो। दो चार असाइनमेंट्स को मिला के कुछ 100 या 150 प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो सॉल्व कर दो, फिर नेक्स्ट थियरी पे जाओ, ठीक है। सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। मतलब मेरे से ये गलती हुई थी, तो जो भी अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरुआत करेंगे, मतलब जो भी हम लोग, मेरा भी अभी कंटिन्यू है ही, ठीक है। तो जितना भी प्रिपरेशन हम करते जाएंगे, मतलब वो ही एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना मिस्टेक्स है उसको हम मिनिमाइज़ कर सके, एंड अपना जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आशीष सर to have words on it. यस सार्थक, थैंक यू सो मच। मेरे को सही में इट वाज अ वेरी 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 नाइसली मेड, नाइसली मतलब इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बताया कि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब मुझे बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया ऐसा लगा। अब मतलब मैं शायद जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक बार खाली पूछ लेना चाहूंगा कि आज का सेशन जो अटेंड किया वो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपके अगर फीडबैक कुछ है या आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज बताना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से जब भी ऑर्गेनाइज करें वी वुड ऑलवेज लाइक टू इम्प्रोवाइज, ठीक है। हमको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते जाना है, और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो या तो सीखने आए या तो सिखाने आए। दे शुड बी आइदर ऑन द लर्नर साइड और ऑन द टीचर्स साइड, ठीक है। इसमें डिफाइन नहीं है ऐसा कुछ। तो हम लोग सब साथ मिलके ग्रो करें, ऐसा अपना प्लान है। तो अगर अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अगर कोई कमेंट्स हो तो ये कमेंट फीडबैक, तो यू आर मोस्ट वेलकम। शॉर्ट में अगर कुछ बताना है तो प्लीज यू कैन टेल। अच्छा, अगर नहीं भी बताना है तो चलेगा, ऐसा मतलब इट इज नॉट कंपलसरी फॉर यू टू स्पीक राइट नाउ, दैट्स ओके। आप लोग अलग से भी मुझे मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वट एवर आर योर सजेशंस एंड फीडबैक विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट। और आने वाले जो भी लेक्चर्स हम प्लान करेंगे, अभी ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो बहुत जरूरी था एक माइंडसेट बनाने के लिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
तो बहुत अच्छे से सार्थक ने बताया है। अभी नेक्स्ट टाइम से वी विल कम ऑन हार्डकोर स्टफ, तो हम सीधे टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। हम टू द पॉइंट चर्चा करते करते देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, और बीच में आपके जितने फीडबैक मिलते रहेंगे उसके बेसिस पे हम इम्प्रोवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू सार्थक, थैंक यू सो मच। हेलो आशीष और सर। यस यस, कौन बोला? वनकर राकेश, टेल मी। सर मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैं बोलूं? यस यस प्लीज। सर जैसे सार्थक सर ने बोला ना, तो एक लार्ज डिफरेंस होता है नॉलेज गेन करने में और एग्जाम क्लियर करने में। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मतलब कितने लोग ऐसे मिसलीडिंग हो सकते हैं कि हमें नॉलेज गेन करना है। जैसे सर ने बोला कि हमें सिलेबस पैटर्न देखनी है, फिर वो सभी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से है ना, एग्जाम की डिमांड को समझना ज़्यादा जरूरी है रादर देन गेनिंग नॉलेज। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग ये प्रिपरेशन मेरे साथ मैं भी कर रहा हूँ, तो हाँ, एग्जाम को समझो कि आपको कौन सी एग्जाम क्लियर करनी है, क्योंकि मैं तो वही तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। तो एग्जाम को समझना और बाद में प्रिपरेशन करना, जैसे सिलेबस, फिर सर ने बोला वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और बाद में अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाना, और रेफरेंस में टीचर को रखना ज़्यादा जरूरी है रादर देन सिंगल हैंडेडली प्रिपरेशन करना, क्योंकि आप कहीं कहाँ पे जा रहे हो किसी को नहीं पता चलेगा। तो सर से कांटेक्ट बना के रखना और प्रिपरेशन करना, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि सब आप गेन नॉलेज ही गेन करते रह जाओ, कोई अचीवमेंट हुई ना। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। देखो, वैसे राकेश मैं बता दूं, सार्थक से जब ये लेक्चर सीरीज शुरू करने की मैंने बात की थी, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस दिस कि हम यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी थियोरीज नहीं पढ़ाने वाले हैं। वी विल ऑलवेज फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स ओनली। ठीक है, काम की चीजों पे ही फोकस करना है, और उसमें भी कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा अभी सार्थक ने बोला ना थोड़ी देर पहले, कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक कहीं नहीं जाओगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ठीक है? यस तो सर, यस सर। अवर प्राइम फोकस इज लेक्चर्स में तो हम पढ़ते ही हैं, ढेर सारा डिस्कस करते हैं, वो सब चलता है, लेकिन लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्कोप कम होता है। तो वो स्कोप बढ़ाने के लिए ही हमने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया है कि वी वुड जस्ट लाइक टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन दीज सेशंस ओनली। ठीक है? तो हम इस पे फोकस करके चलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे ग्रुप में लोग आएंगे, जुड़ेंगे, अपना अपना गोल्स बताएंगे, तो हम उस डायरेक्शन में सब लोग मिलके वी विल ट्राई टू फोकस कि हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में फोकस करना है तो किस दिशा में काम करे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर, यस सर। ओके, चलो, थैंक यू राकेश। वैसे बाकी सब ने तो मतलब अभी तो किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन कृपा ने एक कमेंट लिखा है। थैंक यू कृपा, आप लोगों के लिए ही हम सब करते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। बच्चे लोगों के लिए दौड़ना, काम करना सबको अच्छा लगता है, और सार्थक ने अभी थोड़ा टाइम स्पेयर करके दिया है, थोड़ा हम सब लोग भी स्पेयर करेंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि सबका प्रोग्रेस अच्छा हो जाए। ठीक है? चलो, तो फिर एक काम करते हैं ओके सर। स्टूडेंट्स, हम सब लोग आज का लेक्चर अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है? और अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम मंडे को मिलेंगे। ओके? Okay, so good. चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हैव अ गुड डे।